केदारनाथ उपचुनाव के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, टिकट देने की प्रोसेस किस पार्टी की कहां तक पहुंची है, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी और नाराजगी देखने को मिलेगी, क्या बीजेपी के सामने नाराजों को मैनेज करने की चुनौती होगी और कथित थूक जिहाद पर क्या क्या एक्शन हो रहे हैं, आइए बात करते हैं इन सब की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी जरूर करें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए अब टिकटों की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव लड़ने आएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टिकट को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। परसों एक वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि वो कौन कौन से चेहरे हैं, वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि केदारनाथ में बीजेपी के दावेदार हैं। अब खबर ये है कि भाजपा की तरफ से 6 नामों को पार्टी हाईकमान को भेजा जा चुका है। ये 6 नाम पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के बाद पार्टी हाईकमान को भेजे हैं। अब ये 6 नाम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इनमें पूर्व विधायक आशा नौटियाल का नाम शामिल है, कुलदीप रावत का नाम शामिल है, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम शामिल है, कुलदीप आजाद नेगी का नाम शामिल है, ऐश्वर्या रावत का नाम शामिल है और कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल का नाम शामिल है। ये 6 नाम जिनको दावेदारों के रूप में भाजपा के अंदर देखा जा रहा है। परसों के वीडियो में हमने इन्हीं नामों पर चर्चा की थी, लेकिन बस इसमें कुलदीप आजाद नेगी का नाम और जुड़ गया है। बाकी नाम वही थे जो हम पिछले वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। कुछ लोगों का यह मानना था कि तीरथ सिंह रावत के नाम पर भी बीजेपी को विचार करना चाहिए या फिर बीजेपी विचार कर सकती है। तीरथ सिंह रावत का लोकसभा का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया था। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी बहुत जल्द ही हटा दिया गया था। वो पिछली एक मीटिंग में अपनी नाराजगी को भी बीजेपी हाईकमान के सामने और बीजेपी के तमाम नेताओं के सामने जाहिर कर चुके हैं। इसमें इन चर्चाओं को और ज्यादा बल इसलिए मिला क्योंकि जिस दिन इलेक्शन की डेट घोषित हुई उसी दिन सीएम धामी ने तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की थी। इसको देखते हुए भी बहुत से लोगों के मन में यह आ रहा था कि तीरथ सिंह रावत को ही बीजेपी केदारनाथ से चुनाव न लड़वा दे, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल सा लगता है। देखिए, तीरथ सिंह रावत को आप दावेदारों में बिल्कुल ही न गिने, क्योंकि सिंपल सी बात है, तीरथ सिंह रावत बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री लेवल का आदमी क्यों केदारनाथ का उपचुनाव लड़ना चाहेगा और विधायक बनना चाहेगा, ये समझ से बाहर है। यानी कि 6 लोगों के नाम बीजेपी ने आगे भेज दिए हैं। अब इनमें से संभवतः किसी एक का नाम फाइनल होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह कहना है कि जल्द ही कोई एक नाम फाइनल कर दिया जाएगा और जैसे ही कोई एक नाम फाइनल कर दिया जाता है तो वैसे ही पार्टी के सभी नेता उसको चुनाव जितवाने में जुट जाएंगे। अब यहां तक तो सब कुछ बड़ा आसान सा लग रहा है क्योंकि बीजेपी हमेशा ही कांग्रेस से एक कदम आगे रहती है, लेकिन केदारनाथ में किसी एक को जब टिकट मिलेगा उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स की नाराजगी को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो भी देखा जाएगा। क्योंकि यहां पर आशा नौटियाल पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। कुलदीप रावत का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही निर्दलीयों वाला रहा है, वो तो लगातार निर्दलीय ही चुनाव लड़ते आए हैं। अगर किसी और को इनमें से टिकट मिलता है तो फिर इनमें जो असंतोष देखने को मिलेगा उसको कैसे पार्टी मैनेज करेगी, या असंतोष देखने को मिलेगा भी या नहीं, या फिर अनुशासित भाजपा सिपाही की तरह ये लोग काम करने लगेंगे उसके लिए जिसको टिकट मिलेगा। अब कांग्रेस की तरफ से क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस से अच्छी खबर ज्यादा आ नहीं रही है। कांग्रेस में भी प्रत्याशी के सिलेक्शन का सर्वे तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब ऑब्जर्वर का इंतजार किया जा रहा है। अभी ताजा कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर केदारनाथ के लिए बनाए थे, लेकिन उस पर भी अब विवाद की स्थिति सुनने में आ रही है, गुटबाजी सी दिख रही है। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस केदारनाथ में अपना माहौल बनाने में जुटी हुई थी। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी कांग्रेस के द्वारा वहां पर निकाली गई थी और वक्त वक्त पर कई मुद्दों को भी उठाया गया था। लेकिन अब डर है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले हरियाणा जैसे हाल केदारनाथ में न हो जाए। वो इसलिए क्योंकि पहले कांग्रेस ने केदारनाथ के लिए 2 ऑब्जर्वर बनाए थे, जिनमें भुवन कापड़ी खटीमा विधायक और वीरेंद्र जाति झबरेड़ा विधायक का नाम शामिल था। इन दोनों को केदारनाथ जाना था और उसके 2 दिन के बाद इस लिस्ट में 2 और नाम ऐड हो जाते हैं, जिसमें गणेश गोदियाल को चीफ ऑब्जर्वर बनाया जाता है और उनके साथ लखपत बुटोला जो कि बद्रीनाथ के विधायक है उनको भी शामिल किया जाता है। यानी कि अब 4 ऑब्जर्वर हो गए हैं, जिनके चीफ ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की राय नहीं ली गई थी। जो 2 एक्स्ट्रा इसमें जोड़े गए थे उसमें करण महारा की राय नहीं ली गई थी और उनकी नाराजगी भी इसमें है। जिन पर्यवेक्षकों को पहले बनाया गया था उनका दौरा भी अभी तक केदारनाथ विधानसभा में हो नहीं पाया, जबकि सर्वे पूरा हो चुका है। पहले से ही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और करण महारा के बीच रिलेशन ठीक नहीं रहे हैं। कुछ नियुक्तियों को प्रभारी द्वारा हटा दिया गया था इससे पहले भी। अब यहां से दावेदार कौन कौन हो सकते हैं कांग्रेस के? गणेश गोदियाल के चीफ ऑब्जर्वर बनते ही लोग कह रहे हैं कि भाई मनोज रावत का नाम तो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। वो पूर्व में यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो कांग्रेस के लिए इस बड़े चुनाव में एक बड़े जिताऊ कैंडिडेट साबित होंगे या नहीं। मनोज रावत के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण के नाम की भी चर्चा हो रही है। साथ ही मना करने के बावजूद भी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के नाम की भी चर्चा हो रही है। यहाँ कांग्रेस के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, इसीलिए लिमिटेड ऑप्शंस में ही कांग्रेस को यहाँ पर अच्छा करने की चुनौती भी है, लेकिन उससे पहले अंदर का माहौल ठीक करने की चुनौती ज्यादा होगी। गोदियाल चीफ ऑब्जर्वर बने हैं, वो इस क्षेत्र से सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस चुनाव में गणेश गोदियाल केदारनाथ विधानसभा में 10,000 वोटों से पिछड़ गए थे।
क्या इस बार वो बेहतर करेंगे, ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर के देखना बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के सबसे पहले कैंडिडेट कौन आएगा, चर्चा हर जगह आजकल इसी की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दावा कर रहे हैं कि केदारनाथ उपचुनाव में जनता विकास के नाम पर वोट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ में अभूतपूर्व निर्माण कार्य हुए हैं, कई तरह के विकास कार्य हुए हैं और आज केदारनाथ दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है, बांटने की राजनीति की है, जनता सब जानती है और केदारनाथ के उपचुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी। अभी कुछ दिन पहले मसूरी में चाय पिलाने वाले 2 युवक उसमें थूक रहे थे और देहरादून में भी रुमाली रोटी बनाने वाला युवक उसमें थूकता हुआ दिखाई दिया था। इन घटनाओं के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसा खाना परोसना हुआ जिसमें आप थूक रहे हैं। कई लोगों ने इसे थूक जिहाद भी नाम दिया, क्योंकि इन लड़कों का संबंध एक धर्म विशेष से था। जनता से लेकर के सरकार इस तरह की घटनाओं से नाराज दिखी और कुछ हो ना हो, लेकिन थूक जिहाद के नाम पर इस पर 3 से 4 दिन का कंटेंट तो सरकार ने निकाल ही दिया। अभी ताजा अपडेट ये है कि ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। जो इस तरह का खाना पीना बेचते हैं उन्हें एक आई कार्ड पहनना अनिवार्य होगा, जिस पर उनका फोटो और नाम भी लिखा होगा। इसके साथ ही इन लोगों के अलावा जो मीट बेचने वाले मीट कारोबारी हैं, उनको भी ये स्पष्ट करना होगा कि वो झटके का मीट बेच रहे हैं या फिर हलाल का मीट बेच रहे हैं। खाद्य पदार्थ बेचने वाले यदि उस समय धूम्रपान करें, थूकते हुए दिखाई दें, बालों को छुएं, शरीर के किसी अंग को खोजाते हुए दिखाई दें, तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इनमें जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। खाना परोसते समय थूकने या फिर गंदगी फैलाने वालों पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी जो कि वाकई में काफी चौंका देने वाली थी और एक कस्टमर के साथ या फिर किसी भी आम इंसान के साथ, उसकी सेहत के साथ एक खिलवाड़ ही इसे कहा जा सकता है। बहरहाल ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। बाकी आपका क्या कुछ कहना है केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, वहां पर बंटने वाले टिकटों को लेकर के और सभी खबरों को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। बाकी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक से। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।